Welcome to my YouTube channel. Myself Ravish Tiwari. I am going to explain important topic of cell, that is the cell cycle regulation and their molecular implication of NPF. प्रश्न ये उठता है कि सेल को डिवीजन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये डिवीजन करने के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट को वो चाहता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अबाउट द सेल साइकिल। जब तक सेल G0 स्टेज में है, यानी इसको क्विसेंट स्टेज कहा जाता है, और इस स्टेज में सेल डिवाइड नहीं करता है, उसमें सेल साइकिल प्रोग्रेशन की कोई बात नहीं होती है। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो सेल को G0 में ले जाता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर ग्रोथ प्रमोटिंग सिग्नल्स विजिबिलिटी ऑफ द सेल से हट जाए तो सेल G0 में चला जाएगा। दूसरा कि अगर MPF जो है, दैट इज माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर और मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर, अगर इनएक्टिव है तो भी सेल G0 फेज में चला जाएगा। तो यहाँ पर एक और बात आ रही है कि ये इनएक्टिविटी होता क्यों है। तो दिस इनएक्टिवेशन ऑफ MPF इज ओनली ड्यू टू द फॉस्फोरिलेशन ऑफ टायरोसिन 15 एंड थ्रियोनिन 14 एमाइनो एसिड ऑफ CDK एंजाइम। जब ये दो इंपॉर्टेंट एमाइनो एसिड CDK के फॉस्फोरिलेट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ V1 काइनेज, तो MPF की एक्टिविटी जो है डिक्लाइन कर जाती है और सेल डिवीजन अपना रोक देता है, सेल साइकिल उसके रुक जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि पहले सेल साइकिल को रोक देना, फिर डिवीजन को रोक देना। तो MPF डिक्लाइन हो गया एक इस पॉइंट से। दूसरा है कि देयर शुड बी डिफॉस्फोरिलेशन ऑफ थ्रियोनिन 161 पोजीशन से, जब फॉस्फेट को हटा दिया जाए तो भी MPF डिक्लाइन हो जाएगा। उस कंडीशन में भी सेल जो है G0 फेज में चला जाएगा। तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर जेनेटिक लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर हम लोग बात करें कि अगर सेल का DNA मिथाइलेट हो जाए तो देयर इज द क्वेश्चन ऑफ साइलेंसिंग ऑफ सेल। साइलेंसिंग ऑफ DNA की बात करते हैं, उसके साथ साथ साइलेंसिंग ऑफ सेल की बात आ जाती है। डिवीजन नहीं होगा, जीन हेट्रोक्रोमेटिनाइज हो सकता है, और फाइनली क्या हो जाती है, उसकी एक्सप्रेसिबिलिटी कम हो जाती है और सेल जो है G0 फेज में चला जाता है। तब तुरंत एक बात आ जाती है, तो वो कौन सा कंडीशन है जो सेल को G0 से G1 की तरफ ट्रांसफर कर देगा। इसके लिए सेल को सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्टर से एक्सपोज होना होगा, एंड दैट फैक्टर इज ग्रोथ फैक्टर, न्यूट्रिएंट्स, डिमिथाइलेटिंग कंपोनेंट्स और डिफॉस्फोरिलेटिंग कंपोनेंट्स। अब सवाल उठ रहा है कि ग्रोथ फैक्टर्स क्या है। ग्रोथ फैक्टर्स जैसे ही सेल पर एक्ट करता है प्रायर टू डिवीजन, तो ग्रोथ फैक्टर करता क्या है, जैसे ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर से इंटरैक्ट करता है, रिसेप्टर के अंदर का रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी बढ़ जाता है। तो ये अपने ही रिसेप्टर को ऑटोफॉस्फोरिलेट करता है। फॉस्फोरिलेट करने के बाद डॉकिंग प्रोटीन्स को अट्रैक्ट करता है, जिसका नाम है GRB2 सॉस। इसको सन ऑफ सेवनलेस कहा जाता है। इसकी विशेष फंक्शन क्या है कि ये रास प्रोटीन को एक्टिव करता है आफ्टर रिमूवल ऑफ GDP एंड आफ्टर अटैचमेंट ऑफ GTP। जैसे ही रास प्रोटीन एक्टिव होगा, एज वी नो कि रास प्रोटीन एक मोनोमेरिक G प्रोटीन है, और ये मोनोमेरिक G प्रोटीन जब तक एक्टिव नहीं होगा, आगे डाउन रेगुलेटिंग काइनेज जो है वो एक्टिवेट नहीं होंगे। इट इज एन एम्पलीफाइंग इफेक्ट टू प्रमोट द सेल साइकिल प्रोग्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट, जब ये रास प्रोटीन एक्टिव होगा तो आर्जिनिन एमाइनो एसिड इसमें खास होंगे टू एक्सीलरेट द एक्टिविटी ऑफ रास प्रोटीन। आर्जिनिन इज द रेगुलेटर फॉर द एक्टिविटी ऑफ रास। ये स्टिमुलेटर है और ये उसके बिना काम नहीं होगा। ये रास प्रोटीन काइनेज, सेरिन थ्रियोनिन काइनेज के ग्रुप को स्टिमुलेट करता है। रास जो है राफ को स्टिमुलेट करेगा, राफ मेक को स्टिमुलेट करेगा, मेक मैप को स्टिमुलेट करेगा, मैप ERK को स्टिमुलेट करेगा। या ये सभी काइनेज एंजाइम है। ये काइनेज एक सेल में माइटोसिस नाम के प्रोसेस को स्टार्ट कराने में, या ओवरऑल समझिए डिवीजन को शुरू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये ERK इंपॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को
फॉस्फोरिलेट करके एक्टिव करता है और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है न्यूक्लियस के अंदर घुसता है और न्यूक्लियर जीन को कहता है कि देखिए हम आ गए हैं, आप सबसे पहले सेल साइकिल को शुरू करने के लिए जो आपको चाहिए वो पहले आप बनाइए। तो तुरंत जो ये पहुंचेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डीएनए से इंटरैक्ट करेगा, जीन को एक्सप्रेस करके एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा, दैट इज नोन एज साइक्लिन डी, CDK4 एंड CDK6। ये दोनों मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, दैट इज माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर। ये कॉम्प्लेक्स पहुंच जाएगा यहाँ पर, जहां आप देख रहे हैं इस डायग्राम में MPF यहाँ पहुंच जाएगा। इट इज कंपोज्ड ऑफ साइक्लिन डी, CDK4 एंड CDK6। यही साइक्लिन जो है एक सेल को जीवन फेज में इंट्रोड्यूस करके जीवन से एस फेज की तरफ ले जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि जीवन से एस फेज में जाना क्या आसानी से हो पाता है? द क्वेश्चन इज, इट इज इम्पॉसिबल विदाउट फॉस्फोरिलेशन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन, क्योंकि रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन सेल साइकिल को प्रोग्रेस होने से रोक देता है, क्योंकि रेटिनोब्लास्टोमा एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को अपने में बांध के रखता है, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेल साइकिल को आगे की ओर बढ़ा सकता है। वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का नाम है E2F, जिसको आगे के डायग्राम में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। एक बात और इसमें बतानी थी, बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये सामने जो कॉम्प्लेक्स है ये MPF है। MPF डिक्लाइन करने वाली प्रोसेस को हमने इस डायग्राम में मेंशन किया है। कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि MPF की एक्टिविटी घट क्यों जाती है, तो साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, दिस वन इज द एंजाइम साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये एंजाइम और साइक्लिन जब मिलते हैं तब ये कॉम्प्लेक्स एक्टिव होता है, लेकिन एक्टिव होने के लिए थ्रियोनिन 161 का फॉस्फोरिलेशन होना मस्ट है। अगर ये फॉस्फोरिलेटेड नहीं है और उसके जगह पर टायरोसिन 15 और थ्रियोनिन 14 फॉस्फोरिलेटेड है विद द हेल्प ऑफ V1 काइनेज, तो MPF एक्टिविटी क्या हो जाता है? डिक्लाइन कर जाता है, जैसा हमने नीचे का एरो मेंशन किया है MPF में। जब MPF एक्टिविटी डिक्लाइन कर जाएगा तो फैक्ट है कि कभी भी सेल साइकिल का प्रोग्रेशन नहीं होगा, सेल विल रिमेन इन G0 फेज। नाउ द नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है। अभी तक हम लोगों ने बताया था कि MPF डिक्लाइन किस किस तरीके से होता है, तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और आता है कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर, ये भी MPF के एक्टिविटी को डिक्लाइन करेगा। एक तरफ टायरोसिन और थ्रियोनिन का फॉस्फोरिलेशन इन्वॉल्व है, तो दूसरी तरफ CDKI काइनेज इनहिबिटर इन्वॉल्व है। वो काइनेज इनहिबिटर कौन कौन से हैं? P21 को सिप फैमिली का कहा जाता है, P27 को किप फैमिली का कहा जाता है इनहिबिटर, और INK4 जो है CDK4 और साइक्लिन डी के लिए एसोसिएटेड है। इसमें जो जो प्रोटीन आते हैं P15, P16, P18 और P19, ये जब सब फैमिली अगर एक्ट करते हैं और वे M और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज से लिंक हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में ये जो है इसका इनहिबिशन शुरू हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ हमारा लोड हो गया, अगर इनहिबिटर्स लोड हो गए, अगर हम इनहिबिटर्स की बात करें, इनहिबिटर्स अगर लोड हो गया इस पर साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज पर, और वो इनहिबिटर इस ग्रुप ऑफ ये फैमिली का इनहिबिटर है, और ये सभी इनहिबिटर अगर लोड हो गए साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज पर, तो ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज यानी कहिए MPF की एक्टिविटी को क्या कर देंगे? ये डिक्लाइन कर देंगे। तो तुरंत एक सामने प्रश्न आ जाता है कि जब ये सारे इनहिबिटरी फैक्टर MPF से हटे, फॉस्फोरिलेशन पार्ट MPF से हट जाए, तब MPF जो है एक्टिव होगा और तब कहीं सेल साइकिल की प्रोग्रेशन की बात आप करेंगे। जीवन से S में सेल एंटर करेगा। इस S में जाने के पहले वो एक इंपॉर्टेंट इवेंट को क्रॉस करेगा, और वो इवेंट है फॉस्फोरिलेशन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा। इट इज अ ट्यूमर सप्रेशन।
ये रेटिनोब्लास्टोमा एक्चुअली एक ऐसा प्रोटीन है जो अनफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से लगा हुआ होता है। जैसे ये फॉस्फोरिलेट होता है विद द हेल्प ऑफ साइक्लिन डी और CDK4 और CDK6, तुरंत E2F फ्री हो जाता है और डिफरेंट साइक्लिन्स को प्रोड्यूस करके सेल साइकिल के प्रोग्रेशन को आगे की ओर बढ़ा देता है। इसके बाद के लेक्चर को हम फिर अलग एक्सप्लेन करते हैं। इन कंटिन्यूएशन बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सेल साइकिल को प्रोग्रेस करने के लिए हमको जो कॉम्प्लेक्स चाहिए वो है साइक्लिन डी, CDK4 और CDK6। हम लोगों ने बता चुका है कि ये सारे चीज़ जो फॉर्मेशन हुआ ग्रोथ फैक्टर के इंडक्शन से होता है। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ जीन एक्सप्रेशन, मॉलिक्यूलर डिटेल उसकी चर्चा हो चुकी है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है सेल साइकिल को प्रोग्रेस कराने के लिए सबसे पहले वो रेटिनोब्लास्टोमा नाम के प्रोटीन को फॉस्फोरिलेट करता है। जैसे रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन फॉस्फोरिलेट होता है, E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हट जाते हैं फ्रॉम रेटिनोब्लास्टोमा और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो जीन पर एक्ट करके बाकी डिफरेंट टाइप्स के साइक्लिन के सिंथेसिस को एक्सेलरेट करता है। जब ये साइक्लिन जब बन जाएंगे तभी सेल साइकिल जो है आगे की ओर प्रोग्रेस करेगा, यानी G1 to S ट्रांजिशन में होगा और S फेज में DNA रेप्लिकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, हिस्टोन, ये सारे प्रोसेस जो होते हैं सिंथेसिस वो भी होता है। साइक्लिन B जो है वो G2 फेज में डोमिनेट होता है और ये डोमिनेशन अप टू एनफ फेज तक होता है, यानी कि ये मेटाफेज पे इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। और साइक्लिन B, CDK1 जो है माइटोटिक डिवीजन में भी यूटिलाइज होता है फॉर द डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू स्टार्ट द माइटोटिक इवेंट्स, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिसअपियरेंस में लैमिन्स प्रोटीन की फॉस्फोरिलेशन मस्ट है और इसके साथ साथ न्यूक्लियोलाई का डिसअपियरेंस भी होता है, ऑर्गेनेल्स भी डिसअपियर होते हैं बिकॉज ऑफ फॉस्फोरिलेशन ऑफ स्पेसिफिक गैंग्लियोसाइट्स GM130। अब देखना है ये सारे जो प्रोटीन बने हैं, ये प्रोटीन एक्चुअली सेल साइकिल को प्रोग्रेस कराने के लिए बने हैं। तो यहीं पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर सेल साइकिल प्रोग्रेशन में है, इस बीच में अगर DNA में म्यूटेशन हो जाए तो क्या सेल साइकिल प्रोग्रेस करेगा? द आंसर इज सेल साइकिल का प्रोग्रेशन स्टॉप हो जाएगा और सेल समय क्रिएट करेगा टू रिपेयर जेनेटिक डैमेज। That is, the repairing mechanism in DNA will start to control the cell cycle. सबसे पहले जेनेटिक डैमेज को करेक्ट किया जाएगा, उस करेक्शन के बाद ही आगे की प्रोसेस की बात कही जाएगी।